जूस पिला दो। हेलो हेलो, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मुसब्बी का। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। मैं बढ़िया। थोड़ा थका हुआ हूँ, काफी ड्राइव करके आया हूँ, लेकिन ठीक है। इतने दिन बाद, जी हाँ, बड़े दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। और इसलिए हमने कहा कि मुलाकात को धमाकेदार बनाया जाए। क्योंकि गैप काफी दिनों का हो गया था, तो हमने कहा कि इस मुलाकात को धमाकेदार बनाया जाए। तो धमाकेदार बनाने के लिए आज और कल, आज और कल यानी 5 तारीख और 6 तारीख, दोनों दिन लगातार दो दो क्लासें मेरी ही होंगी। 4.5 घंटे का दे दनादन। इतने दिन का जो दूरी है उसको कंपनसेट किया जाएगा। इतने दिन जो हम दूर रहे उसको कंपनसेट किया जाएगा। तो लगातार 4 घंटे का मैराथन आज भी, और 4 घंटे का मैराथन कल भी चलेगा केमिस्ट्री का। तो आप लोग, सब लोग जूस पी लो मौसम्बी का। क्योंकि मूड खराब होने वाला है। चलिए, जाने से पहले मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 2 लेक्चर दिए थे, थर्मोकेमिस्ट्री के दोनों लेक्चर आ गए होंगे। थर्मोकेमिस्ट्री आप लोगों ने देख लिया होगा। और रेजोनेंस एनर्जी केवल एक छोड़ दिया है उसमें मैंने, क्योंकि रेजोनेंस एनर्जी के लिए मुझे आपको रेजोनेंस बताना पड़ता, और उसके लिए मुझे रेजोनेंस सीखना पड़ता, क्योंकि ऑर्गेनिक मेरी बहुत स्ट्रांग है। बचपन में ऑर्गेनिक एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग होती है, और इतना इंटरेस्ट मैं दे नहीं पाया ऑर्गेनिक को, तो इसलिए मैंने अभी मजाक कर रहा हूँ। अभी आपको रेजोनेंस की नॉलेज इतनी नहीं है, इसलिए आपको रेजोनेंस एनर्जी की इतनी फील नहीं आती, तो रेजोनेंस एनर्जी मैंने छोड़ दी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आपकी शुरू होगी, जब आप लोग रेजोनेंस पढ़ लेंगे, तो निखिल सर को मैंने बोल दिया है कि वो मुझे बता देंगे। और हम ऑर्गेनिक के उस समय बीच में मैं आधे लेक्चर के लिए आपको, उनसे आधा लेक्चर लेके बीच में आधे लेक्चर के लिए रेजोनेंस एनर्जी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी एनर्जीज हो गई हैं। सारा थर्मोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो गया है। सारा का सारा मैंने फ्रेश रिकॉर्ड किया था, उसमें केवल एक छोटा सा पोर्शन आपको मैंने पुराना दिया है, वो हीट ऑफ सॉल्यूशन वाला, ठीक है। क्योंकि वो मैं कर नहीं पाया था रिकॉर्ड, तो इस वजह से वो मैंने आपको पुराना दिया है। बाकी बीस में 15-20 मिनट का बाकी पूरा फ्रेश था, वो पूरा पूरा फ्रेश था। और क्वेश्चंस भी नए थे। जैसा कि अगर आपने पुराने वाले बैचेस के लेक्चर देखे हो, तो बिल्कुल नए क्वेश्चंस थे। इस बार बहुत सारे नए क्वेश्चंस ऐड किए थे उसके अंदर। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को सिंप्लीफाई किया था, लास्ट ईयर काफी कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाया था, इस बार बहुत सिंप्लीफाई करके पढ़ाया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चंस आप बनाएंगे सारे बन जाएंगे। कोई बहुत ज़्यादा इसमें हाई फाई चीज़ है नहीं। बस आपको 2-3 बातें याद रखनी है, कहाँ पर आर माइनस पी लगाना है, कहाँ पर पी माइनस आर लगाना है, इतना आप याद रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे सारे बन जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। और हेस लॉ में आपको बस इतनी अकल होनी चाहिए कि कहाँ पर कौन सी चीज़ों को जोड़ना है, कौन सी चीज़ों को घटाना है। हेस लॉ जैसे क्वेश्चंस मैं आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में करा चुका हूँ। केमिकल इक्विलिब्रियम में जहां पर 3-4 रिएक्शंस दी होती थी, हम उन्हें जोड़ घटा के रिएक्शन बनाते थे, बस वही काम आपको हेस लॉ के अंदर भी करना है, ठीक है। कोलराश लॉ हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और सारी की सारी बातें हो चुकी थी। कोलराश लॉ शायद हमारा बचा था, हाँ, कोलराश लॉ हमारा बचा था। और एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस हमारा थोड़ा सा बचा था, तो ये थोड़ा सा पोर्शन बचा था, तो अभी इस लेक्चर में से कवर करेंगे। कोलराश लॉ आपको पढ़ाऊंगा, और एप्लीकेशंस ऑफ ईसीएस पढ़ाऊंगा इस लेक्चर में। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर से नया चैप्टर शुरू करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर। प्लानर में काइनेटिक्स है, लेकिन प्लानर मैंने अपडेट कर दिया है। पहले मैं आपको एटॉमिक पढ़ाऊंगा, ताकि 18 तारीख से आपकी इनऑर्गेनिक स्टार्ट हो सके। इनऑर्गेनिक भी स्टार्ट करवा दूंगा मैं 18 तारीख से, और फिर पैरेलली मैं आपको उसी के साथ में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ाता चला जाऊंगा 1 हफ्ते के लिए। तो आपका काइनेटिक्स भी खत्म हो जाएगा, इनऑर्गेनिक भी डिले नहीं होगा, एंड एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड फॉर यू, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा प्लान में चेंज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलराश लॉ। कोलराश लॉ के लिए मैं आपको एक बार पुराने लेक्चर से लिंक कर देता हूं, जहां से मैंने पढ़ाया था लास्ट बार, जहां तक मैं लास्ट बार पढ़ा के चला गया था। कोलराश लॉ के लिए मैं आपको थोड़ा सा पुराने वाले लेक्चर के ग्राफ से लिंक करता हूं। ये सारी कहानी शुरू हुई थी लैम्डा एम इनफाइनाइट को निकालने के लिए। इस सारी बवासीर की जो जड़ है वो लैम्डा एम इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालने की चुल नहीं होती, तो ये बवासीर नहीं फैली होती। इस बवासीर के फैलने का विषय जो है, रीजन जो है, वो ये है, लैम्डा एम इनफाइनाइट। भाई हुआ क्या, देबाई और हकले ने क्या किया, देबाई और हकले ने क्या किया, देबाई और हकले ने एक इक्वेशन बनाया, जिसे देबाई हकला इक्वेशन कहते हैं।
देबाई और हकले ने एक इक्वेशन बनाया जिसको देबाई हकला इक्वेशन कहते हैं। और ये इक्वेशन जो था, इस इक्वेशन के साथ खास बात ये थी कि ये जो इक्वेशन था ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल था, जैसे कि केसीएल के लिए। ठीक है, ये जो हकला इक्वेशन था ये केसीएल जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए एप्लीकेबल था। ओके, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद लोगों ने वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बनाया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब बनाया तो कुछ ऐसा ग्राफ निकल के आया। अब दिक्कत क्या थी, दिक्कत ये थी कि लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालनी थी। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होती है, लैम्डा एम इनफाइनाइट होती है वो मैक्सिमम कंडक्टेंस। लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होती है, वो इन मैक्सिमम कंडक्टेंस जो कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट दिखाता है। कब दिखाता है, जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है। जब उसकी कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करती है। इस कर्व में एक्स एक्सिस पर डेल्टा अंडर रूट सी था, वाई एक्सिस पर लैम्डा एम था। जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, यानी कि ये पॉइंट होगा लैम्डा एम इनफाइनाइट। जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी, जब कंसंट्रेशन किसको अप्रोच करेगी, जीरो। जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तो ये पॉइंट होगा जी लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो बेटे जब कंसंट्रेशन जीरो को अप्रोच करेगी तब डाइल्यूशन कहां अप्रोच करेगा, तब डाइल्यूशन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। अरे ये कैसे, अरे कंसंट्रेशन घटती है डाइल्यूशन बढ़ता है, कंसंट्रेशन घटती है डाइल्यूशन बढ़ता है। डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन घटेगी वैसे वैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा। यानी डाइल्यूशन अगर बढ़ेगा तो कंसंट्रेशन क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कंसंट्रेशन अगर कम करते जाएंगे, कंसंट्रेशन अगर कम करते जाएंगे तो डाइल्यूशन बढ़ता चला जाएगा। तो कंसंट्रेशन अगर जीरो को अप्रोच करेगी तो डाइल्यूशन इनफाइनाइट को अप्रोच करेगा। यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होता है, लैम्डा एम इनफाइनाइट का नाम होता है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर, पेन नहीं चल रहा यार, इतने दिन से पेन नहीं चला है, पेन नहीं चल रहा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लैम्डा एम इनफाइनाइट। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, और इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कहां पर आती है, ये वहां पर आती है जहां पर जीरो कंसंट्रेशन होती है, यानी कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आती है। ये कहां पर आती है, ये आती है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मतलब कंसंट्रेशन जब जीरो को अप्रोच करती है। कंसंट्रेशन जीरो को कब अप्रोच करेगी, जब सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, मतलब बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा, इतना ज्यादा डाइल्यूट होगा, इतना ज्यादा डाइल्यूट होगा कि बहुत ही ज्यादा डाइल्यूट होगा। क्या बताएं कितना ज्यादा डाइल्यूट। घर पे सिंटेक्स की पानी की टंकी लगी है, ऊपर 1000 लीटर पानी भरा हुआ है, उसमें जाके एक चुटकी नमक घोल दो, ये हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूट, ये हुआ इनफाइनाइट डाइल्यूट। ठीक है, तुम्हारा दिमाग है उसमें बुद्धि चुटकी भर है, इनफाइनाइट डाइल्यूट, इसे कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूट। तो जब सॉल्यूशन इनफाइनाइटली डाइल्यूट होगा तब ही जो कंडक्टेंस आएगी वो लैम्डा एम इनफाइनाइट कहलाएगी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो लैम्डा एम इनफाइनाइट जो थी वो इस ग्राफ से निकल आ रही थी। इस ग्राफ का इक्वेशन क्या था, इस ग्राफ का इक्वेशन था लैम्डा एम इंफिनिटी माइनस ए अंडर रूट सी, ये था। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इस इक्वेशन को फॉलो कर रहे थे और इससे कहानी निकल आ रही थी, है ना, इससे कहानी निकल आ रही थी। ये ए लिखा है, तो पूछो ये वाला कौन सा लैम्डा है सर, ये ए है, ए अंडर रूट सी, है ना, हकला इक्वेशन। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट जो थे वो हकला इक्वेशन फॉलो नहीं कर रहे थे। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकाले। स्ट्रॉन्ग की तो निकल आ रही थी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग की जो लाइन थी वो लाइन को पीछे खींच देते थे, ये काट जाती थी, जहां काटती थी वहां लैम्डा एम इनफाइनाइट आ जाता था। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या, वो तो कटेगा ही नहीं, वो तो सीधे सीधे ऐसे चलता चला जाएगा, पैरेलल 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 पैरेलल, कटेगा ही नहीं कभी। इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे, इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने पढ़ा था कुलराउश लॉ।
इसके लिए फिर कोलराउश लॉ को पढ़ना पड़ता है। किसको पढ़ना पड़ता है? कोलराउश लॉ। कोलराउश लॉ पहले आया था, 1864 में आया था कोलराउश लॉ। डेबाई हकल बाद में आया है, लेकिन डेबाई हकल थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट था, तो इसलिए लोगों ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए डेबाई हकल को यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन जब वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कुछ नहीं चला, तो फिर वीक के लिए हम आज भी कोलराउश लॉ ही यूज करते हैं। कोलराउश लॉ कहता क्या है, पहले तो ये समझ लो कि कहना क्या चाहता है कोलराउश लॉ, मतलब क्या है कोलराउश लॉ का, पहले ये समझ लो। कोलराउश लॉ कहता है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मैंने आपको बताया था कि डाइल्यूशन रिकॉर्डेड लेक्चर में आप रेफर कर सकते हैं। डाइल्यूशन आपको बताया गया था, डाइल्यूशन का मतलब होता है सॉल्वेंट को ऐड करना। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब हुआ बहुत ज्यादा सॉल्वेंट, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट, बहुत ज्यादा सॉल्वेंट, बहुत थोड़ा सा सॉल्यूट। तो अगर सॉल्वेंट बहुत ज्यादा होगा और आयन बहुत कम होंगे, और इन आयन की टेंडेंसी है कि ये पूरे सॉल्वेंट में घूमना चाहते हैं, तो आयनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी। और अगर आयनों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी, तो दूरी बहुत ज्यादा होने पर क्या होता है आप जानते हैं? बताया था ना मैंने, दूरी बहुत ज्यादा होने पर क्या होता है, बताया था ना मैंने। दो लोग दूर हुए, अब चारों खुश हैं, याद है? तो दूरी बहुत ज्यादा होने पर क्या होता है, जो दो लोग पास पास होते हैं, अगर उनके बीच में दूरी बढ़ाते चले जाओ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अट्रैक्शन फोर्स आयनों के बीच में जो लगता है, तो दूरी कम होने लगती है, दूरी बढ़ाते चले जाओ, फोर्स कम होने लगता है। जब ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, जब ये दूरी बहुत ज्यादा हो जाएगी, सॉल्वेंट बहुत ज्यादा है, आयनों के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, कैटायन यहां है, एनायन यहां है, तो मतलब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो जीरो को टेंड करेगा। इसका मतलब अब ये जो आयन है ये एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त हो चुके होंगे। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर खास बात ये होती है कि इतना सॉल्वेंट होता है आयंस के बीच में, इतना सॉल्वेंट होता है आयंस के बीच में। देखिए आयंस का जो बिहेवियर होता है ना, वो बिल्कुल गैस के जैसा होता है, ठीक है? आयंस का जो बिहेवियर होता है वो बिल्कुल गैस के जैसा होता है, एग्जैक्टली लाइक गैसेस। गैसेस की टेंडेंसी होती है जितना स्पेस मिले घेर लो, जितना स्पेस मिले घेर लो, जहां स्पेस मिलता है उतना घेर लेती है गैसेस, ठीक है? जितना स्पेस मिले घेर लो। कोई अगर वातावरण, कमरे में चार लोग बैठे, कोई भी अगर वातावरण को खराब करता है, प्रदूषण करता है वातावरण में, तो उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है, सभी की नाक के बाल जलते हैं। क्यों? क्योंकि गैस निकलती है, और गैस का हिसाब किताब होता है पूरा कमरा घेर लो, पूरे कमरे में जहां तक पहुंच सकते हो पहुंचो, पूरे कमरे में जहां तक पहुंच सकते हो पहुंचो। आयंस का भी यही होता है, जितना सॉल्वेंट मिले उसमें उसे घेर लो, जितना सॉल्वेंट मिले उसे घेर लो। तो पहले क्या किया तुमने, पहले सॉल्वेंट इतना रखा, तो आयन इतने से इलाके में घूम रहे थे, सॉल्वेंट और बढ़ाया, आयन और बड़े इलाके में घूम रहे हैं, और बढ़ाया और बड़े इलाके में घूम रहे हैं, और बढ़ाया और बड़े में घूम रहे हैं, और बढ़ाया और बड़े में घूम रहे हैं, और बढ़ाया और बड़े में घूम रहे हैं। अब आयंस की संख्या तो उतनी है, आयंस की संख्या तो मान लो पहले बर्तन में 100 आयन थे, तो अभी भी 100 है, अभी भी 100 है, अभी भी 100 है, अभी भी 100 है, क्योंकि तुम सॉल्ट तो डाल ही नहीं रहे हो, सॉल्यूट तो डाल ही नहीं रहे हो, तुम तो पानी पानी डालते जा रहे हो। पानी तुम्हें पता झंडू इलेक्ट्रोलाइट होता है, पानी तो कुछ करेगा नहीं, पानी तो कुछ करेगा नहीं, पानी तो बेकार इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो आयन देने वाली चीज तो तुम बढ़ा ही नहीं रहे हो, वो तो उतनी ही है, डाल क्या रहे हो तुम, पानी, आयन उतने ही है, तो दूरी नहीं बढ़ेगी आयनों के बीच में, आयनों के बीच में दूरी नहीं बढ़ेगी है? सोच के देखो, सोच के देखो, अरे सोच के देखो, छोटी सी कुर्सी है, तुम्हें और उसे बैठना है, कैसे बैठोगे? पास पास बैठोगे, चिपक चिपक के एकदम, जगह ही नहीं है, बैठना है। थोड़ा सोफा बड़ा कर दें, कंफर्टेबली बैठ जाओगे, थोड़ा और बड़ा कर दें, थोड़ा दूर हो जाओगे, और बड़ा कर दें, दूर हो जाओगे, और बड़ा कर दें, और दूर हो जाओगे। सर नहीं, हम तो पास ही में बैठे रहेंगे सर, सोफा कितना ही बड़ा करते रहो, उससे नहीं फर्क पड़ता सर हमें, उससे नहीं फर्क पड़ता सर, हम तो पास ही बैठे रहेंगे। शर्त है ये कि पूरा सोफा घेरना है आपको, पूरा सोफा घेरना है। तो पूरा सोफा घेरने के लिए आप क्या करते रहेंगे, एक इस कोने पर बैठेगा, एक इस कोने पर बैठेगा, तभी तो पूरा सोफा घिरेगा। तो जितनी दूर मैं कोने करता चला जाऊंगा, आपकी दूरी बढ़ती चली जाएगी, सेम। और जब दूरी बढ़ती चली जाएगी तो फिर अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, अट्रैक्शन कम होता चला जाएगा, सिंपल। फिर चारों खुश रहेंगे। खैर, हेडफोन्स ले आए हो ना?
हेडफोन है ना पास में? फिर बाद में मत कहना कि डार्क हो गया। फिर आपके पास तो मैक्लारेन होगी। हाँ, मारुति की मैक्लारेन है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन each ion of salt, each ion of electrolyte, not only salt, each ion of electrolyte contributes a definite amount towards equivalent conductance, towards equivalent conductance of electrolyte irrespective of the nature of other ion present in the solution। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर हर एक आयन जो होता है, हर एक आयन इलेक्ट्रोलाइट का एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन देता है, और इस कंट्रीब्यूशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि साथ में कौन सा आयन बैठा है। साथ में कौन सा आयन बैठा है इसका फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब आयंस जो हैं वो एक दूसरे के अट्रैक्शन से इंडिपेंडेंट है। आयंस जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, और क्योंकि आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिंस द आयंस आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट ईच अदर, ये केवल तभी हो सकता है जब आयंस के बीच की दूरी बहुत ज्यादा हो, और अगर बहुत ज्यादा दूरी होगी तो इसका मतलब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होगा। तो कोलराउश लॉ जो होता है ये केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है। कोलराउश लॉ जो होता है ये केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है। ठीक है, कोलराउश लॉ जो होता है ये इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू होता है और किसी पर लागू नहीं होता। ठीक है, कहता ये क्या है पहले समझ लो, कहता क्या है ये कह रहा है अगर तुमने एक सॉल्ट घोला, उस सॉल्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तुमने निकाली है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब निकलती है? जब सॉल्ट का एक इक्विवेलेंट होता है। डेफिनेशन में आपको पढ़ाया था इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कब निकलती है? जब सॉल्ट का एक इक्विवेलेंट होता है। तो आपने किसी सॉल्ट का एक इक्विवेलेंट घोला AXBY, ये कैटायन में टूटेगा, सॉल्यूशन में कैटायन और अनायन रिलीज करेगा। तुमने अगर इसका एक इक्विवेलेंट घोला तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस तुम्हें याद होगा कि इक्विवेलेंट पे स्टाइशियोमेट्री नहीं चलती, पढ़ाया हुआ है। इक्विवेलेंट पे स्टाइशियोमेट्री नहीं चलती। इसका भी एक इक्विवेलेंट बनेगा और इसका भी एक इक्विवेलेंट बनेगा। अब इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? इसकी कंडक्टेंस होगी लैम्डा इक्विवेलेंट, सॉरी, इसकी कंडक्टेंस कितनी होगी? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ AXBY, क्योंकि इसका एक इक्विवेलेंट है, और एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस को क्या कहते हैं? लैम्डा इक्विवेलेंट। और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लागू हो रहा, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कौन सी कंडक्टेंस आ रही होगी? लिमिटिंग कंडक्टेंस आ रही होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो मैक्सिमम कंडक्टेंस आती है ना, लिमिटिंग कंडक्टेंस आती है ना। मैक्सिमम कंडक्टेंस आती है, लिमिटिंग कंडक्टेंस आती है, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस आ गई। ठीक है, कैटायन का भी एक इक्विवेलेंट है, तो कैटायन की भी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के बराबर होगा, प्लस अनायन का भी एक कंडक्टेंस है। कहना ये लॉ ये चाहता है कि अगर आपको किसी भी सॉल्ट की, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की मैक्सिमम कंडक्टेंस निकालनी है, सुनना ध्यान से, तो मैक्सिमम कंडक्टेंस तब आएगी जब डाइल्यूशन इनफाइनाइट होगा। क्यों? जब तक डाइल्यूशन इनफाइनाइट नहीं करोगे आयंस के बीच में अट्रैक्शन लगता रहेगा, और ये अट्रैक्शन कंडक्टेंस को अपोज करता रहेगा। कंडक्टेंस क्या होता है? दूर जाना। अट्रैक्शन क्या होता है? पास आना। तो आयंस को इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो, इतना दूर कर दो, ऑलरेडी इतना दूर कर दो कि इनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो नेग्लिजिबल हो जाए। जब इनके बीच का अट्रैक्शन नेग्लिजिबल हो जाएगा तो इनकी जो पास आने की टेंडेंसी है वो अप्रोक्सीमेटली जीरो हो जाएगी।
और इनकी अगर पास आने की टेंडेंसी अप्रोक्सीमेटली 0 हो जाएगी, तो फिर ये क्या करेंगे? फिर ये झक मार के प्लेटों पर जाएंगे। फिर ये क्या करेंगे? फिर ये झक मार के कहां जाएंगे? प्लेटों पर ही जाएंगे, पहली बात। ठीक है ना? इसलिए इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको मैक्सिमम कंडक्टेंस मिलती है, क्योंकि आयंस प्रैक्टिकली एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त हो चुके होते हैं, इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं। क्या हो चुके होते हैं? इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं, मुक्त हो चुके होते हैं। आयंस का एक दूसरे पर असर नहीं पड़ रहा होता। क्यों नहीं पड़ रहा होता? क्योंकि दूरी दूरी बहुत है ना, इसलिए। ठीक है? अगर आप किसी आयन, किसी सॉल्ट की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस निकालना चाहते हो, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के लिए आप इसका एक इक्विवेलेंट घोलोगे, तो इसकी एक इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस लैम्डा इक्विवेलेंट कहलाएगी। इसका भी एक इक्विवेलेंट घोलोगे, इसकी भी लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगी, और इसका भी घोलोगे तो इसकी भी लैम्डा इक्विवेलेंट आ जाएगी। ये एक्सप्रेशन बनता है, बस ये एक्सप्रेशन बनता है ना? ये एक्सप्रेशन बनता है। ये एक्सप्रेशन बनता है। जैसे कि मान लो मुझे NaCl की लिखनी है, मान लो मुझे NaCl की लिखनी है, तो Na प्लस प्लस Cl माइनस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ NaCl बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस कैटायन की कंडक्टेंस और अनायन की कंडक्टेंस को उठा के बस जोड़ना है। इक्विवेलेंट वाली फॉर्म बहुत सिंपल होती है, कैटायन की कंडक्टेंस और अनायन की कंडक्टेंस को उठा के जोड़ना होता है, दैट्स ऑल। कुछ नहीं करना होता। आपको नंबर भी नहीं गिनना है कितना कैटायन मिल रहा है, कितना अनायन मिल रहा है, उठा के बस उन्हें जोड़ना है। Ca+2 Cl माइनस। देख लीजिए, इस इक्वेशन में मैंने कहीं पर भी नंबर नहीं लिखा है, x नहीं लिखा है, y नहीं लिखा है, मैंने आयंस का नंबर मेंशन नहीं किया है। इक्विवेलेंट वाली फॉर्म में आपको आयंस का नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती है। ठीक है? इक्विवेलेंट वाली फॉर्म में आपको आयंस का नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जैसे CaCl2 का लिखेंगे तो वो लिख जाएगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Ca+2 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस, लाइक दिस। ठीक है ना? ऐसे ही अगर आप मान लीजिए लिखेंगे Al2SO4 होल थ्राइस, ओ माय गॉड, Al2SO4 होल थ्री, तो मैं कराऊंगा अगला दिन। जैसे आप लिखेंगे AlCl3 का Al+3+3Cl माइनस, Al+3+3Cl माइनस, तो अगर आप इसकी लिखेंगे AlCl3 की, तो ये होगी लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al+3 प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। ठीक है? समझ में आ गया? बस इसमें आपको किसी भी आयन का नंबर मेंशन करने की जरूरत नहीं, कितने कैटायन मिल रहे हैं, कितने अनायन मिल रहे हैं, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। केवल कैटायन की कंडक्टेंस प्लस अनायन की कंडक्टेंस कर देना, कहानी खत्म। ठीक सर, ये बात यहां तक समझ में आ गया कि इस लॉ इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर लगेगा, इक्वेशन लिखना भी चमक गया हमें। ये बात नहीं समझ में, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन, इसका क्या मतलब है? इसका थोड़ा सा मतलब बताओ सर, इसको थोड़ा एलैबोरेट करो, इसका क्या मतलब है इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ अदर आयन? कोलराउश ने क्या किया? कोलराउश ने एक्सपेरिमेंट किया। कोलराउश ने क्या किया? कोलराउश ने एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया? उसने 3 सॉल्यूशन बनाए, 3 इनफाइनाइट डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाए। 3 सॉल्यूशन उसने बनाए जो इनफाइनाइटली डाइल्यूट थे। एक में उसने NaCl घोला, एक में उसने NaBr घोला, और एक में उसने NaI घोला। ठीक है? एक में भाई ने NaCl घोला, एक में NaBr घोला, और एक में NaI घोला। ठीक, इसके लिए अगर मैं लैम्डा इक्विवेलेंट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Cl माइनस। इसके लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? इसके लिखूंगा लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ NaBr बराबर लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Br माइनस। और इसके लिए अगर मैं लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ NaI लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Na प्लस प्लस लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ I माइनस, ऐसे तो लिखूंगा। ठीक है? अब उसने क्या किया? उसने तीनों से Na प्लस निकाला। यहां से Na प्लस कितना निकलेगा? Cl माइनस, NaCl में Cl माइनस ही घटा दो, ये निकल आएगा। इसके बाद इसने फिर से Na प्लस निकाला दूसरे वाले से, वो कैसे निकलेगा? लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ NaBr, NaBr में से Br माइनस की घटा दो, NaBr में से Br माइनस की घटा दो, तो Na प्लस की निकल आएगी।
ये Na+ और Na+ की वैल्यू बराबर आई। ये Na+, ये वाला Na+ और ये वाला Na+, जो पहले सॉल्यूशन का था और दूसरे सॉल्यूशन का था, ये बराबर आया। मतलब Na+ की कंडक्टेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि उसके साथ में कौन सा आयन जुड़ा हुआ है, चाहे Cl जोड़ो चाहे Br जोड़ो, Na+ की कंडक्टेंस इनफाइनाइट सॉल्यूशन पर फिक्स है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ में कौन सा आयन लगा हुआ है, उसके साथ में आपने कौन सा आयन जोड़ा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ द इफेक्ट ऑफ अदर आयन। 3 अलग अलग सॉल्यूशन से Na+ निकाला गया, NaBr से निकाला गया, NaCl से निकाला गया, NaI से निकाला गया, और तीनों का Na+ सेम निकल के आया। इसका मतलब दूसरे आयन की प्रेजेंस का Na+ की कंडक्टेंस पर फर्क नहीं पड़ता। और इसका यह भी साबित हो गया कि भाई Na+, Cl- और Br- इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि Cl-, Br- और I- के साइज में फर्क है। साइज में फर्क होने की वजह से इनके अट्रैक्शन के अमाउंट में फर्क होगा। अगर इनका अट्रैक्शन का अमाउंट अलग अलग होगा तो ये Na+ को ज्यादा अपनी तरफ खींचेंगे। और Na+ को जाना किधर है? Na+ को जाना है कैथोड की तरफ, तभी तो कंडक्टेंस होगी। Na+ को जाना है कैथोड की तरफ, तभी तो कंडक्टेंस दिखेगी। इसका मतलब ये फोर्स और ये फोर्स इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर काम नहीं कर रहे, अदरवाइज इफेक्ट अलग अलग आता। Cl- अलग ताकत से खींचता, Br- अलग ताकत से खींचता, I- अलग ताकत से खींचता, क्योंकि कंडक्टेंस अफेक्टिंग वाले फैक्टर्स में मैंने आपको यह बताया था कि आयन का साइज कंडक्टेंस को इफेक्ट करता है। तो यहां से यह बात साबित होती है कि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, किसी भी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आयन एकदम मस्त रहता है, फ्री होता है, खुला सांड, खुला सांड, पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में, आज मैं आजाद हूं दुनिया के चमन में। ऐसा स्टेटस मैंने एक बार व्हाट्सएप पे लगाया था। मेरी बीवी का रिप्लाई आया, चमन से जब उतरो तो धनिया ले आना, चमन से जब निकलो तो धनिया ले आना, वरना एंट्री नहीं मिलेगी तुम्हें अपने भवन में। एक क्वेश्चन कीजिए जरा। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इक्विवेलेंट कंडक्टेंस of Al2SO4 whole thrice can be expressed as a 2 lambda equivalent of Al plus 3, 3 lambda equivalent of SO4 2 minus, 3 lambda equivalent of Al plus 3, 2 lambda equivalent of SO4 2 minus, lambda equivalent of Al plus 3 plus 3 by 2 lambda equivalent of sulfate minus, lambda equivalent of Al plus 3, बताइए। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर आपको Al2SO4 होल थ्राइस की इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लिखनी है।
जदरी बताइए, जदरी। 35 मिनट हो भी गए। हाँ जी, क्या आंसर आएगा बताइए। लैम्डा इक्विवेलेंट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस। कितने कटायन है कितने अनायन है हमें नहीं देखने हैं। हमें बस ये देखना है कटायन कौन है और अनायन कौन है। कटायन की संख्या और अनायन की संख्या से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें देखना है कटायन कौन है, हमें देखना है अनायन कौन है, और हमें उठा के उसकी वैल्यू को पुट कर देना है, दैट्स ऑल। 60% लोगों ने सही किया है, वेरी गुड। 61% लोगों ने सही किया है, वेरी नाइस। ठीक है ना। कटायन और अनायन को देखना नहीं, केवल कटायन और अनायन के नंबर को देखना नहीं है। देखो ना, यहाँ 3Cl माइनस है, यहाँ है 3 नहीं है, यहाँ 2Cl माइनस है, यहाँ है 2 नहीं है। तो आपको कटायन और अनायन की संख्या को नहीं देखना। ऑल यू हैव टू सी इज व्हाट इज कटायन एंड व्हाट इज अनायन। इजी है, सिंपल है ना। इजी था, सिंपल था, कोई दिक्कत तो नहीं। इजी है, सिंपल है, कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है ना। इजी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सब कुछ एकदम नॉर्मल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और यही दिक्कत है, ये कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही थी, इसमें कोई दिक्कत आ नहीं रही थी। बहुत ज्यादा ही सिंपल है ये, है ना। ये बहुत ज्यादा ही सिंपल है, ये कुछ ज्यादा ही सिंपल है। इतना सिंपल हमें बर्दाश्त नहीं होता। हमें क्या मतलब, IUPAC को बर्दाश्त नहीं होता। तो कुलराउश के मरने के बाद IUPAC बोली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता। IUPAC बोली इक्विवेलेंट क्या तेल लेने, हमें इक्विवेलेंट से मतलब नहीं है भाई साहब। IUPAC बोली इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट कुछ नहीं होता, ये कुछ नहीं होता। हट। जो है दुनिया में वो मोल है, दुनिया गोल है, दुनिया गोल है, और जो है वो मोल है। हम इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट में नहीं मानते, हम मोल के पुजारी हैं। हमारा हिसाब किताब मोल से चलता है, ठीक है ना। दुनिया गोल है, और दुनिया में जो भी है वो मोल है। क्या इसमें मोल है? तो कुलराउश बोला नहीं है भाई, तो बोला इसको चेंज करना पड़ेगा भाई साहब, ये तो ऐसे नहीं चल पाएगा, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा, ये आप इसमें ऐसे नहीं कर पाएंगे सर। तो IUPAC ने क्या किया, इसकी एक और फॉर्म बनाई जिसे हम लोग इसकी मोलर फॉर्म कहते हैं। इसकी हम मोलर फॉर्म कहते हैं, और मोलर फॉर्म में क्या होता है, बस यहां पर मोलर कंडक्टेंस आ जाता है, यहां पर मोलर कंडक्टेंस आ जाता है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की जगह केवल मोलर कंडक्टेंस आ जाता है। लेकिन क्या केवल इतना सा ही चेंज है? क्या ये केवल इतना सा ही चेंज है? जो IUPAC वाली फॉर्म है, जो इसकी मोलर फॉर्म है, मोलर फॉर्म कहती है कि भैया इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का हर एक आयन मोलर कंडक्टेंस में एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है, और उस कंट्रीब्यूशन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा वाला आयन कितना पड़ा हुआ है, दूसरा वाला आयन कौन सा पड़ा हुआ है। दूसरे वाले आयन के नेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है, दूसरे वाले आयन के नेचर से ये इंडिपेंडेंट होता है। अगर मुझे इसकी मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो मैं सॉल्यूशन में AXBY का 1 मोल घोलूंगा, और इसके 1 मोल की कंडक्टेंस कितनी होगी? वो होगी लैम्डा एम इनफाइनाइट, वो होगी लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, वो क्या होगी? वो होगी लैम्डा एम इनफाइनाइट। 1 मोल घोल दिया, लैम्डा एम इनफाइनाइट, इसकी कंडक्टेंस आ गई। अब लॉ कहता है इसमें इन दोनों का योगदान है, तो इन दोनों का योगदान भी लिख लेते हैं, इन दोनों का योगदान भी लिख लेते हैं। भाई AY प्लस की कंडक्टेंस कितनी होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ AY प्लस, मोलर कंडक्टेंस ऑफ कटायन, और BX माइनस की कितनी होगी? मोलर कंडक्टेंस ऑफ अनायन। कैटायन की कंडक्टेंस प्लस अनायन की कंडक्टेंस। लेकिन इस बार एक पेज है, क्या? मोल पर स्टाइशियोमेट्री लगती है। ये कितने मोल कैटायन की लिखी है? 1 मोल की, ये तो 1 मोल की लिखी है ना, 1 मोल पे तो डिफाइन होती है। लेकिन इसके मोल हैं कितने? X मोल। इसके मोल हैं कितने? X मोल। और इसके कितने हैं? इसके हैं Y मोल। हमने कितने कितने मोल की मेंशन करी है? X और Y की, 1 और 1 की। है कितने कितने? X और Y है।
तो इस बार एक नया पेज आ गया। क्या है वो नया पेज? इस बार आपको आयन की संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस बार आपको आयन की संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में आयन, इक्विवेलेंट की कंडक्टेंस में हमें आयन की संख्या से मतलब नहीं होता, मोलर में होता है। तो मोलर जब आप लिखेंगे तो मोलर में तोड़ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि मोलर में अब आपको सॉल्ट को ढंग से तोड़ना आना चाहिए। अगर आपको सॉल्ट को ढंग से तोड़ना नहीं आता तो आपको दिक्कत आएगी मोलर लिखने में। और मैं आपको खुशी की बात बता दूं, इसका जो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो आसान है, इसलिए एनटीए ने इसका स्टैंडर्ड जो मान रखा है वो मोलर वाले को मान रखा है। तो क्वेश्चन इस पर जितने भी आएंगे वो मोलर के आएंगे, इस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना वो मोलर के आएंगे। इक्विवेलेंट के क्वेश्चन बहुत कम मिलते हैं इसमें, इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो मोलर कंडक्टेंस के मिलते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं वो किसके मिलते हैं बेटा? वो मिलते हैं मोलर कंडक्टेंस के। ठीक है ना बेटा? कैसे लिखे जाती है मोलर कंडक्टेंस? देखिए, जैसे आपको NaCl की लिखनी है तो NaCl कैसे टूटेगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस, लैम्डा m इनफाइनाइट, एक कटायन एक अनायन, एक कटायन एक अनायन, किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने CaCl2 को तोड़ लिया, ये कैसे टूटेगा? Ca प्लस टू Cl माइनस। ठीक है, लैम्डा m इनफाइनाइट ऑफ CaCl2 इज इक्वल टू एक कटायन प्लस दो अनायन, क्योंकि इसके एक मोल से इसके दो मोल रिलीज हो रहे हैं। मोलों में इक्विवेलेंट नहीं चलता, मोलों में स्टाइशियोमेट्री चलती है, इसलिए अब यहां पर आयन का नंबर पिक्चर में आएगा। जैसे अगर मेरे को Al2SO4 होल थ्राइस की लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? Al2SO4 होल थ्राइस टूटेगा 2Al प्लस 3 प्लस 3 सल्फेट। ठीक है, तो इसकी अगर मेरे को लिखनी होगी तो मैं कैसे लिखूंगा? 2 मोल Al प्लस 3 है तो 2 मोल तो इसकी, और 3 मोल सल्फेट है तो 3 मोल इसकी। अंतर देख लो, इक्विवेलेंट में मुझे नंबर लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, सीधे सीधे लिख दिया था। यहां मेरे को नंबर लिखने की जरूरत पड़ रही है, कितना कटायन है कितना आनायन, कितना कटायन है कितना आनायन। तो जिन्हें आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करना नहीं आता उनको इसमें दिक्कत आएगी, जिनको आयनिक कंपाउंड्स को ब्रेक करना नहीं आता उन्हें इसमें दिक्कत आएगी, इसलिए आयनिक कंपाउंड को ब्रेक करने की प्रैक्टिस जरूर कर लें, वरना आपका 25-26 हो जाएगा। ठीक है, वरना आपका क्या हो जाएगा? 25-26। ठीक है, हाँ इजी है, बहुत इजी है कुछ नहीं, बहुत इजी है, बहुत इजी टॉपिक है नहीं इसमें कुछ भी। सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सबसे इजी टॉपिक्स में से एक है ये आपका। 25-26-27 ये कर देगा। पानी पिया जाए थोड़ा सा। और बताएं आपकी दिवाली कैसी रही? पटाखे बजाए आप लोगों ने? पटाखे देखे? मेरी तो भाई साहब बहुत इवेंटफुल रही, मेरी दिवाली तो बहुत इवेंटफुल रही, मस्त मजा आ गया। दिवाली वाले दिन पटाखे बजा रहे थे, पटाखे बजाते बजाते घर के सामने एक प्लॉट है, उसमें ना वनस्पतियां उगी हुई हैं, मतलब उसमें झाड़ी जंगार, मतलब पेड़ वेड़ हुए, जंगली पेड़ वगैरह हुए हुए हैं, उसमें आग लगा दी हमने। हमने रॉकेट उड़ाया, रॉकेट हमारा उड़ा नहीं, यूं करके गया ज़ुई, और बगल वाले प्लॉट में घुस गया। उसमें भाई किसी सूखी लकड़ी ने आग पकड़ ली और धू धू करके जलने लगा भाई साहब, पूरा हिसाब किताब है ना, पूरे प्लॉट में आग ही आग, लपटे भाई साहब। फायर ब्रिगेड को बुला के लाए हम लोग उस दिन, 2 घंटे तक फायर ब्रिगेड के साथ आग बुझाई। पहले पटाखे बजाए, फिर फायर ब्रिगेड वालों के साथ बैठ के आग बुझाई। मस्त इवेंटफुल दिवाली रही हमारी। इस बार आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, घर पे क्या हमने आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। स्टेटमेंट 1,
कोलराउश लॉ डिफाइंस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउश लॉ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करता है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन cations and anions are independent of each other। स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू। ऑप्शन ए दोनों सही हैं। ऑप्शन बी पहला सही है दूसरा गलत है। पहला गलत है दूसरा सही है। दोनों गलत हैं। बताओ। 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 बताओ ए जी मंगल भवन। ये बहुत हुआ मेरे साथ इस बार। ये कौन है भाई? हाउ आर यू? हाँ जी बताओ। अरे इस बार मैंने मतलब बहुत दिवाली पे बहुत बहुत ऑर्गेनिक चीजें खाई मैंने। मम्मी की ऑर्गेनिक चप्पल। अरे मेरी डाइट कैसे ऐसी करा दी मम्मी ने। हाँ जी। Kohlrausch law defines independent migration of ions at infinite dilution cations and anions are independent of each other। सेकंड स्टेटमेंट तो सही है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कटायन और अनायन एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त होते हैं। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कटायन और अनायन एक दूसरे के प्रभाव से मुक्त होते हैं। कटायन और अनायन पर एक दूसरे का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, ये तो सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला स्टेटमेंट सही है गलत है? पहला स्टेटमेंट गलत है। ए जी मंगल भवन अमंगल। कोलराउश लॉ डिफाइंस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। कोलराउश लॉ डिफाइंस इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये लिखा होता तब सही होता। ये लिखा होता तब सही होता। कोलराउश लॉ हर समय थोड़ा ना लगता है। कोलराउश लॉ हर समय थोड़ा ना लगता है। आप हर समय कोलराउश लॉ थोड़ा ना लगा सकते हैं। आप हर समय कोलराउश लॉ थोड़ा ना लगा सकते हैं। जब आपका मन किया तब आपने कोलराउश लॉ लगा लिया। कोलराउश लॉ इज एप्लीकेबल ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये खास बात होती है इस लॉ की। अरे ऐसे कैसे? ये इस लॉ की खास बात होती है। ये कोलराउश लॉ जो होता है ये लगता केवल तभी, एम्स का पीवाई क्यों है, ये कोलराउश लॉ केवल तभी लगता है जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन होता है। आप हर समय कोलराउश लॉ नहीं लगा सकते, ठीक है ना। यू कैन नॉट अप्लाई कोलराउश लॉ एट एवरी कंडीशन। ये खास चीज होती है। कोलराउश लॉ हर समय नहीं काम करता। इट वर्क्स ओनली एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, चलिए। एक इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर एक साइज वाला क्वेश्चन था। एक मोबिलिटी वाला क्वेश्चन था ना। एक मोबिलिटी वाला क्वेश्चन था यार। कहाँ था वो क्वेश्चन? एक मोबिलिटी वाला क्वेश्चन था। वो और करा दें फिर आगे बढ़ें।
चलिए एप्लीकेशंस करते हैं इसकी। एप्लीकेशंस ऑफ कोलराश लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ, चलो एक क्वेश्चन और अच्छा बताता हूँ, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कोलराउश लॉ इज एप्लीकेबल। इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट पर कोलराउश लॉ एप्लीकेबल होगा? H2SO4, NaOH, NH4OH, इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर कोलराउश लॉ एप्लीकेबल होगा? इनमें से किस इलेक्ट्रोलाइट पर कोलराउश लॉ एप्लीकेबल होगा? ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स कोलराउश लॉ इज एप्लीकेबल? इनमें से किस इलेक्ट्रोलाइट पर कोलराउश लॉ एप्लीकेबल होगा? मंगल भवन, इसमें भी देखो एजी मंगल भवन होने वाला तुम्हारा। हाँ जी, क्या आंसर होगा भाई? H2SO4 तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम क्या लगाते हैं? डिबाई हकल लगाते हैं, तो वीक पर कोलराउश लगा देंगे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही सोच के कई लोगों ने सी ऑप्शन मारा होगा, लेकिन आंसर इसका डी होगा, ऑल ऑफ द अबव। कोलराउश लॉ स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पर लगता है। अच्छा, 42% लोगों ने डी मारा था, क्या बात है, ये नहीं कटा आप लोगों का, चलिए बढ़िया है। कोलराउश लॉ जो होता है ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों पर लगता है, ठीक है। वो तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम लोग डिबाई हकल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डिबाई हकल थोड़ा ज्यादा कन्वीनियंट होता है। डिबाई हकल इज लिटिल बिट कन्वीनियंट, ठीक है ना, इसलिए हम लोग डिबाई हकल यूज करना शुरू कर देते हैं, कर दिए थे। लेकिन कोलराउश लॉ ऐसा नहीं होता कि कोलराउश लॉ लगता नहीं है स्ट्रॉन्ग पर, लगता कोलराउश लॉ स्ट्रॉन्ग पर भी है। दोनों ही प्रकार के इलेक्ट्रोलाइट पर कोलराउश लॉ काम करता है, स्ट्रॉन्ग पर भी और वीक पर भी, ठीक है। चलो जी, एक बात। दूसरी बात, अब डिबाई हकल की बात उठी है, चलो एक डिबाई हकल का क्वेश्चन भी करा दें। फॉलोइंग डाटा हैज बीन ऑब्टेन्ड, हैज बीन क्यों लिख रहा हूं मैं, जो काम मेरा इससे हो जाएगा, इज ऑब्टेन्ड फॉर aqueous solution of, for aqueous solution of SrCl2। SrCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड सॉल्ट है, सॉल्ट सारे के सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इसके लिए आपको ये डाटा मिला है, जब कंसंट्रेशन 1 मोलर थी तो मोलर कंडक्टेंस 250 थी, जब कंसंट्रेशन 0.25 मोलर हुई तो मोलर कंडक्टेंस 260 हो गई। पॉइंट लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ SrCl2, आपको लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालनी है SrCl2 की। अब आपको कंसंट्रेशन वर्सेस लैम्डा एम दे रखा है, इसलिए कंसंट्रेशन वर्सेस लैम्डा एम आपको दे रखा है, क्योंकि कंसंट्रेशन वर्सेस लैम्डा एम उसने आपको दे रखा है, तो आप क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? हम लोग डिबाई हकल इक्वेशन लगाएंगे। डिबाई हकल इक्वेशन होता है लैम्डा एम बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए अंडर रूट सी।
अगर मुझे किसी तरीके से ए का पता लग जाए तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ए तो मुझे पता ही नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ए को एलिमिनेट करूंगा। क्या करूंगा, ए को एलिमिनेट करूंगा। कैसे एलिमिनेट करूंगा भाई, SrCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर है तो डबाई हकल को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा सर। SrCl2 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो डिबाई हकल को फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। यानी ये रीडिंग्स इसमें सेटिस्फाई कराई जा सकती हैं, बिल्कुल कराई जा सकती हैं। ये रीडिंग्स इसमें सेटिस्फाई कराई जा सकती हैं, बिल्कुल कराई जा सकती हैं। तो पहली रीडिंग कह रही है कि लैम्डा एम 250 है जब कंसंट्रेशन 1 मोलर है। जब कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर है। यानी यहां से आ गया 250 बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए। ठीक है। दूसरी रीडिंग क्या कह रही है, दूसरी रीडिंग कह रही है लैम्डा एम 260 है जब कंसंट्रेशन घट के कितनी हो जाती है, 1/4। 0.25 का मतलब 1/4 होता है। 1/4 का अंडर रूट क्या होगा, 1/2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरे में, 520 बराबर 2 लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस ए, पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया। एक क्वेश्चन ये लिखी है, एक ये लिखी है। ए को एलिमिनेट कर दो, कैसे होगा ये एलिमिनेट, घटा दो, ये कट गया। यहां बचा 270, यहां बचा लैम्डा एम इनफाइनाइट, निकल आया लैम्डा एम इनफाइनाइट 270। ये डिवाई हैकल का न्यूमेरिकल आईआईटी का पीवाईक्यू है, आईआईटी में आया हुआ है। आईआईटी का पीवाईक्यू आईआईटी में आया हुआ है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन नीट में बड़े मजे से आ सकता है, कुछ करना थोड़ा ना, दो इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है, दो इक्वेशन ही तो सॉल्व करनी है। आईआईटी का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो डिवाई हैकल पे ऐसा न्यूमेरिकल आ सकता है, डिवाई हैकल पे ऐसा न्यूमेरिकल आसान सही है। चलो अब चलते हैं कोलरॉस लॉ की एप्लीकेशंस की तरफ। 11:15 बज रहे हैं, टाइम पता नहीं कहाँ उड़ता है, पता नहीं लगता, 1 घंटा हो गया पता नहीं चल रहा है। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ। एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉस लॉ, कोलरॉस लॉ कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं, कोलरॉस लॉ से क्या क्या उखाड़ सकते हैं, कोलरॉस लॉ से हम क्या क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, क्या क्या यूज होता है कोलरॉस लॉ। तो सबसे पहला कोलरॉस लॉ का यूज तो यही है, सबसे पहला यूज तो कोलरॉस लॉ का यही है, टू फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसी के लिए तो पढ़ा था इसे, कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट कर्व से निकाल नहीं पा रहे थे, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट हम लोग कर्व से निकाल नहीं पा रहे थे, और इसी के लिए हमने कोलरॉस लॉ पढ़ा। ठीक है ना, वीक इलेक्ट्रोलाइट की लैम्डा एम इनफाइनाइट हमसे निकल नहीं रही थी, और इसी के लिए हम लोगों ने कोलरॉस लॉ पढ़ा। तो टू फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, सबसे पहला काम होता है लैम्डा एम इनफाइनाइट निकालना, किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। कैसे निकलती है आइए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COOH यूजिंग, एक क्वेश्चन पहले मैं आपको करके दिखाता हूं, एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, फिर आपका काटना शुरू करूंगा। ठीक है, यूजिंग फॉलोइंग डेटा, आपको गिवन है लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CONA, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CONA 400
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ HCl 600, और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NaCl। पाँच सौ, इससे आपको CH3COH की निकालनी है। क्वेश्चन जब भी आएगा ऐसा ही आएगा, आपको कुछ का डाटा दिया होगा, किसी एक का डाटा आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। जब भी कभी क्वेश्चन आएगा उस क्वेश्चन की शक्ल बिल्कुल ऐसी ही होगी, कुछ डाटा आपको गिवन होगा और उससे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, किसी इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्वेश्चन आपको बनाना होगा। ये वाला क्वेश्चन बनेगा कैसे वो देख लीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन बनता कैसे, सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहला स्टेप आप क्या रखेंगे, सबसे पहला स्टेप आप रखेंगे जिसका आपको चाहिए उसे खोलेंगे। जैसे CH3COH कैसे टूटता है, CH3COH टूटता है CH3CO माइनस प्लस H प्लस। यानी अगर आपको इसकी लैम्डा एम इनफाइनाइट लिखनी है तो आप इसको लिखेंगे लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CO माइनस, एक एनायन है और एक कटायन है, ये लिख लीजिए। सबसे पहला काम तो ये करना है। ये करने के बाद क्वेश्चन इज डैम सिंपल, कुछ नहीं है, आपको बस कटायन और अनायन का सोर्स ढूंढना है। कटायन का सोर्स कहाँ है, अनायन का सोर्स कहाँ है। जैसे CH3CO माइनस कहाँ है, CH3CO माइनस यहां है। आपको कितना चाहिए, आपको कितना चाहिए, आपको चाहिए एक। ये कितने दे रहा है, एक। कितने दे रहा है, एक। इसकी जगह लिख दीजिए लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3CONa। Na आपको नहीं चाहिए, वो बारात में है, उस पर गोला कर लीजिए। Na आपको नहीं चाहिए, वो बाराती है, उस पर गोला कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि Na की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, उस पर कर लीजिए गोला, ठीक। अब H प्लस कहां से मिल रहा है, H प्लस मिल रहा है HCl से, और तो कोई नहीं है H प्लस का सोर्स, और तो कोई नहीं है H उसका H प्लस का सोर्स, कोई नहीं है ना। HCl कहां से मिल रहा है, HCl से मिल रहा है। Cl बारात में गोला कर लीजिए, Cl बारात में गोला कर लीजिए। अब एक कंपाउंड ऐसा होगा जो इन बारातियों को हटाने के लिए होगा, Na और Cl, इन्हें हटाने के लिए कौन है, NaCl। अगर आप इसमें से NaCl की लैम्डा माइनस कर दें तो Na और Cl कट जाएंगे, क्या बचेगा, CH3CO और H प्लस। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया क्वेश्चन। वैल्यूज पुट कर दीजिए। CH3CO ने कितना है, 400, 600 माइनस 500, ये कितना आ गया, ये कितना आ गया, 800। 800 नहीं, 400, 600, 1000 माइनस 500, 500। ये आ गया 500। ये आ गया 500। इस तरीके से बनते हैं इसके क्वेश्चन, सीधा सीधा क्वेश्चन होता है। बस आपको सोर्स ऑफ कटायन, सोर्स ऑफ अनायन ढूंढना है, संख्या गिननी और सेट करते चलना है, आंसर आ जाएगा। ये नहीं गधों की तरह सबके खोल के बैठ रहे हो, सबका खोल दिया हिसाब किताब, गड़बड़ हो जाएगी। इससे आसान और इससे कॉम्पैक्ट तरीका कोई नहीं है इसका। अगर आपके अंदर दिमाग है तो आप, इससे आसान तरीका कोई नहीं है ऐसे करने का। इससे आसान कोई तरीका नहीं है ऐसे करने का। इट इज द इजिएस्ट पॉसिबल वे टू डू दिस, इजिएस्ट पॉसिबल वे टू डू दिस, ठीक है ना। बहुत सारे लोग इसे खोल के ही बताते हैं कि सबको खोल लो फिर जोड़ो घटाओ। मैं इतना रायता नहीं फैलाता, मैं आराम से सॉल्व करता हूं, है ना। आलस ऑन टॉप, आलस ऑन टॉप।
चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट फाइंड लैम्डा m infinite ऑफ NH4OH using given data. Find lambda m infinite of NH4OH using given data. Find using given data. आओ करें बेटा। BaOH whole twice X Y Z है X plus Y minus Z, Y plus Z minus X, X plus Z minus Y, नोटा 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 नो नो नोटा नोटा। 60 सेकंड का टाइमर दे रहा हूं आपको, सॉल्व कीजिए। 60 सेकंड का टाइमर आपको दे रहा हूं। चलो बेटा सॉल्व करते हैं। आओ बेटे सॉल्व करते हैं। NH4OH का निकालना है मेरे को। NH4OH कैसे टूटेगा? NH4 प्लस प्लस NHOH माइनस लैम्डा m infinite ऑफ NH4OH, NH4 प्लस प्लस OH माइनस। एक कटायन एक अनायन। NH4 प्लस कहां से आ रहा है? NH4 प्लस आ रहा है NH4Cl से। दुनिया एकदम हंकी डोरी है, कोई टेंशन है नहीं। NH4 प्लस की जगह लिख लो NH4Cl, ठीक है ना। Cl बारात में है, Cl पे बना लो गोला, ठीक। प्लस OH माइनस आ रहा है BaOH होल टॉइस से, यहां लिख लो BaOH होल टॉइस। लेकिन अब एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है? ये दे रहा है 2 OH, ये टूटेगा तो निकलेंगे 2 OH।
तुम्हें चाहिए एक OH। इक्विवेलेंट तो है नहीं, मोलर है, मोलर में नंबर काउंट होता है। इक्विवेलेंट होती तो कोई टेंशन नहीं थी, लेकिन मोलर है। इक्विवेलेंट होती तो कोई टेंशन नहीं थी, क्योंकि इक्विवेलेंट में टेंशन ही नहीं थी अपने को, क्योंकि इक्विवेलेंट के अंदर तो नंबर काउंट ही नहीं होता। लेकिन डाटा मोलर का दिया है, और क्वेश्चन में, पेपर में हमेशा क्वेश्चन मोलर का ही मिलेगा, इक्विवेलेंट का नहीं मिलेगा। ठीक है सर, आ गया तो, सर हो गया तो, आईआईटी तक के सिलेबस में नहीं है। आईयूपीएससी ने साफ साफ कह रखा है कि आप जब भी कभी क्वेश्चन पूछेंगे मोलर का ही पूछेंगे। एनसीईआरटी का क्लियर डेडलाइन, क्लियर वो है, ये गाइडलाइन है। क्वेश्चन में डाटा हमेशा मोलर का ही दिया होगा, तभी तो तुम कंफ्यूज होगे। इक्विवेलेंट का तुम सीधे से कर ही दोगे ना, इक्विवेलेंट का तुम कर ही दोगे ना सीधे सीधे, इसलिए पेपर में हमेशा क्वेश्चन मोलर का ही आएगा, ये बात तय मान के चलिएगा। तो आपको इसे आधा करना पड़ेगा, आपको इसे आधा करना पड़ेगा। तो बारात में कौन आया? बारात में आया आधा बीए। ओएस तो यहां एडजस्ट हो गया, आधा बीए बारात में आ गया। ठीक है, अब आधे बी और सीएल को कौन हटाएगा? BaCl2 हटाएगा। लेकिन अब दिक्कत है, क्या दिक्कत है? ये 2 Cl हटाएगा, हमें हटाने कितने हैं? 1। ये पूरा बेरियम हटाएगा, हमें हटाना कितना है? ये आधा। तो हमें इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हमें इसे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर 2 OH हैं और मुझे एक ही चाहिए। ये 2 दे रहा है, इसलिए मैंने इसे आधे से डिवाइड किया, आधे से डिवाइड किया। और यहां पर BaCl2 2 Cl हटा रहा है, मुझे केवल एक ही हटाना है, इसलिए मैंने इसे भी आधे से डिवाइड किया। बेरियम ऑटोमेटिकली सेट हो गया। ठीक है, रख दो। NH4Cl की कितनी थी? Y प्लस X/2 माइनस Z/2। यह आएगा 2Y प्लस X माइनस Z/2। डी ऑप्शन। आएगा माँ, देखो ए ऑप्शन आया माँ। ये ये मास्टर बहुत गंदा है माँ, ये हमेशा काटता है माँ, मैं इसकी क्लास ही नहीं जाऊंगा माँ। ये जादू, जादू मेरे को सुपर पावर देना माँ। माँ मेरे पास जादू की सुपर पावर भी थी, तब भी उसने मेरा काट दिया माँ, तब भी गलत कर दिया माँ। ये मास्टर बहुत ही बुरा है माँ, हर समय काट देता है। समझ में आया? समझ में आया? यहां पर 2 OH थे, यहां पर 2 OH थे। ठीक है, यहां पर 2 OH थे, अगली क्लास में। ठीक है, कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। ओके, आओ एक और करें, एक लास्ट, आ जाओ। ला 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 ला। फाइंड लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4OH। NH4OH, अच्छा हाँ, नहीं लेकिन कहाँ? ला 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 ला। ए, अच्छा गिवन है, क्या क्या गिवन है आपको? NH4Cl गिवन है,
अच्छा जी। बी। हाँ जी, ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, चलिए कीजिए। मेरे घर पे काम करने वाली आंटी आती है ना, शी इज कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रांग। उनके जो कॉन्सेप्ट है ना, मतलब वो गजब के हैं। वो उनके जो कॉन्सेप्ट है ना, गजब के हैं। मतलब वो बीच में कहीं रुकती नहीं है, बीच में कहीं रुकती नहीं है। जैसे आज मैं सुबह पानी की बोतल भरवा रहा था उनसे, तो मैंने कहा आंटी ठंडा पानी मत भरना। मैंने उनसे क्या बोला, आंटी फ्रिज का ठंडा पानी मत भरना। उन्होंने उबला हुआ पानी भर दिया। उन्होंने उबला हुआ पानी भर दिया। अब मैं उबला हुआ पानी पी रहा हूँ। अब मैं जाके घर पे उनसे कहूंगा कि मैंने आंटी आपसे मैंने कहा था कि पानी मत भरना ठंडा, आप ही ने तो कहा था ठंडा मत भरना, मैंने उबला हुआ भर दिया। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो तो ऐसी हो। लाइफ में जो कॉन्सेप्ट्स हो वो ऐसे होने चाहिए आपके। तुम लोगों ने वो पोछे वाले फोटो पे बड़े लाइक मारे तुम लोगों ने, हैं? अच्छा लगता है सर। आप भी पोछा लगा रहे थे ना सर घर पे? अच्छा लगा देख के। उस दिन पता क्या हुआ? उस दिन पोछे वाली दुकान पे पता क्या हुआ? मतलब अभी बताता हूँ, एक मजेदार इंसिडेंट हुआ, अभी समझाता हूँ तुमको। पहले मैं क्वेश्चन करा लूँ जरा। पहले मैं जरा काट लूँ तुम्हारा, फिर मैं देखता हूँ। पहले मैं काट लूँ, आ जाओ। अमोनियम सल्फेट का निकालना है। अमोनियम सल्फेट कैसे टूटेगा? लाल 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 लाल। 2NH4 प्लस, प्लस SO4 2 माइनस। ठीक है, SO4 2 माइनस। ओके ओके। तो लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ अमोनियम सल्फेट कैसे आएगा? 2 टाइम्स लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4 प्लस और लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ, ठीक है। NH4 प्लस कहां से आ रहा है? NH4Cl से आ रहा है। तो इसकी जगह तुमने रख दिया लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ NH4Cl। दो से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भैया NH4Cl केवल एक ही NH4 दे रहा है, तो मैं दू चाहिए तो इंटू टू रहेगा, लगा रहेगा इंटू टू, लगे रहने दो, कोई टेंशन नहीं। बारात में कौन आ गया? बारात में आ गया 2Cl। बारात में कौन है? बारात में है 2Cl। फिर आया SO4। SO4 कहां से आएगा? SO4 आएगा H2SO4 से। H2SO4 की लेकिन उसने तुम्हें लैम्डा इक्वलेंट दे रखी है। H2SO4 की उसने तुम्हें लैम्डा इक्वलेंट दे रखी है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था लैम्डा एम बराबर लैम्डा इक्वलेंट इंटू फैक्टर। लैम्डा एम बराबर लैम्डा इक्वलेंट इंटू फैक्टर, यानी लैम्डा एम इनफाइनाइट बराबर क्या होगा? उल्टा लिख दिया भाई, उल्टा लिख दिया। वही तो है। लैम्डा एम बराबर होता है लैम्डा इक्वलेंट इंटू फैक्टर। H2SO4 का फैक्टर कितना होता है? 2, 2C। इसका जो H2SO4 का होगा वो क्या होगा? 2C। लैम्डा इन एम ऑफ H2SO4, ठीक है।
ये हो गया 2H+, यहां से बारात में आ गया 2H+। 2H+ और 2Cl- को कौन हटाएगा? 2HCl। 2HCl। 2A+2C-2B है कोई? 2A+2C-2B, सी ऑप्शन हो जाता अगर बी और सी की पोजीशनिंग ठीक होती तो। 2A+2C-2B, तो सही आंसर होगा सी ऑप्शन। ला 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 ला। बी पे और सी पे धड़ाधड़ तुक्के लगे थे। बी पर जो 39% जनता ने तुक्का लगाया था, ये वो जनता है जिसने इक्विवेलेंट पे ध्यान ही नहीं दिया था। ये वो जनता है जिसने इक्विवेलेंट पे ध्यान ही नहीं दिया था। यही इस क्वेश्चन का झोल था। तुम्हें क्या लगा मैं एक ही कंसेप्ट पे दोबारा फंसाऊंगा? इतना सीधा हूं मैं, एक ही कंसेप्ट पे दोबारा क्वेश्चन कराऊंगा। पहली बार 2 का क्वेश्चन करा दिया, अगला क्वेश्चन भी सर सीधे 2 का ही कराएंगे। इतने अच्छे थोड़ा ना है हम। इस बार हमने कहां फंसाया था? 2 का मोलर 1 का इक्विवेलेंट दे दिया था। 2 का मोलर 1 का इक्विवेलेंट दे दिया था। जिस दिन मैंने वो सफाई वाली फोटो डाली थी, ठीक है, वो जब मैं दीवार की सफाई कर रहा, सफाई चल रही थी। सफाई में क्या हुआ कि बाथरूम की एक टंकी जो थी वो थोड़ी ढीली हो गई थी, खराब हो गई थी, उसमें से पानी चू रहा था। तो मेरे घर के पास ही में एक प्लम्बर की दुकान, मेरे घर के पास में एक प्लम्बर की दुकान है। उस दिन हम लोग रात में नहाए थे, मतलब मैं, मेरा भाई और मेरे पापा, तीनों हम लोग सफाई में लगे हुए थे। औरतें ऐश कर रही थी हमारे घर की, हम लोग सफाई कर रहे थे। तो हम लोग रात में नहाए थे, पूरे दिन हम लोगों ने सफाई करी, फिर हम लोग रात में नहाए। बड़ा गंदा दिन था वो, अभी मैं कांप जाता हूँ दहशत के मारे। तो एक वो था, तो पापा ने मुझे प्लम्बर की दुकान पे भेजा। मेरे घर से हार्डली 500 मीटर की दूरी पर एक, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी पर एक प्लम्बर की दुकान है। पापा ने मेरे को वहां भेज दिया। अच्छा, मैं गंदा संदा तो हो ही रहा था, तो उसी टी शर्ट और उसी बरमूडा में, उसी बॉक्सर में मैं चला गया प्लम्बर की दुकान पे। मैंने अपने आप को हल्का फुल्का झाड़ा, स्कूटी उठाई, स्कूटी उठा के पहुंच गया प्लम्बर की दुकान पे। प्लम्बर की दुकान से मैंने वॉशर लिया, वॉशर लेके मैं निकल ही रहा था, मतलब मैं वॉशर लेके निकल ही रहा था। मैं यूं मुड़ा हूं, ऐसे करके मैं यूं मुड़ा, पीछे एक लड़की खड़ी थी। आप ऋतिक सर है ना? आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हैं ना? मतलब मैं मिट्टी में सना हुआ, गंदी टी शर्ट, और मैंने कहा नहीं, मैं ऋतिक सर नहीं, मैं ऋतिक सर नहीं। अरे सर झूठ मत बोलिए, आप अभी आपने फोटो डाला इंस्टाग्राम पे इन्हीं कपड़ों में, आप ऋतिक सर है ना? अरे भाई, कह रही सर मैं आपकी स्टूडेंट थी पिछले साल, और मेरा KGMC लखनऊ में सिलेक्शन हो गया सर, आपकी वजह से सिलेक्शन हुआ। अब, है ना, उसने मेरे पैर वैर छू लिए। अब वहां हो गया सीन क्रिएट। दुकान पे 4-5 लोग जो खड़े थे, 5-7 लोग जो खड़े थे, वो देख रहे हैं कौन है जो मजदूर जैसे आदमी के पैर छू रही है। ये देखने में तो मजदूर जैसा लग रहा है, इसके पैर क्यों छू रही है ये? फिर वो सेल्फी खींचने लगी मुझसे, ऐसी गंदी हालत में सेल्फी खींचे ले गई। मैं फिर घर जाके पापा से बोला, मैं खेल ही नहीं रहा, मैंने कहा मैं कोई बाहर का काम नहीं करूंगा, बता दिया मैंने, मैं बाहर का कोई काम नहीं करूंगा। ऐसे ही मैं गोवर्धन वाले दिन गोबर लेने गया, गोवर्धन की पूजा होती है, हमारे गोवर्धन बनता है, आप लोग के बनता होगा। मैं डेयरी पे गोबर लेने गया, वहां एक लड़के ने पहचान लिया। मैं बैठा गोबर उठवा रहा हूँ उससे, डेयरी वाले से। मैंने, भाई गोबर दे दे थैली में, 20 रुपए का। वो गोबर उठा रहा, मैं गोबर की थैली लटका रहा हूँ स्कूटी पे, उसने पहचान लिया, बोला आप ऋतिक सर हो ना? मैंने कहा यार तुम लोग अच्छी जगह पे क्यों नहीं पहचानते हो मुझे? मैं अच्छी जगह जब अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाता हूँ, वहां कोई पहचानता नहीं मेरे को, ये ऐसी एम्बैरेसिंग सिचुएशन में क्यों पहचानते हो? ये गोबर लटक रहा है स्कूटी पे, आप ऋतिक सर हो ना? मैंने पहचानना है तो अच्छी जगह पहचानो यार, मतलब थोड़ा अपने को भी अच्छा लगे। आइडेंटिफाई भी कहाँ जाके करेंगे? डेयरी में गोबर, ऐसी ऐसी जगह जाके मिलते हैं बच्चे मेरे से, आप ऋतिक सर हो ना? ऋतिक सर हो ना? है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना? कोई अर्जुना का बच्चा होगा, है ना, कोई 2-3 अर्जुना के बच्चे होंगे, अर्जुना के बच्चे होंगे, जो 11वीं के होंगे, ठीक है ना, छोटे छोटे बच्चे, 15-15, 16 साल के। वो बच्चे, मैं पटाखे लेके निकला, बेटा मेरे साथ था, स्कूटी से निकला। मैं घर पे, मैं स्कूटी चलाता हूँ, मतलब मेरी पुरानी स्कूटी है, मैं वही चलाता हूँ। घर पे मैं कार नहीं चलाता, घर पे मैं अपनी कार खड़ी कर देता हूँ, केवल स्कूटी चलाता हूँ, मेरे को स्कूटी चला के बड़ा मजा आता है।
मेरी पुरानी स्कूटी है तो वही मैं चलाता हूँ। तो मैं निकला, 4-5 स्कूटियाँ, छोटे छोटे बच्चे, और वो हॉर्न बजा के नी 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 नी, और वो जा रहे हैं पीछे 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 पीछे। और मैं कह रहा हूँ मैं कि यार क्या जनरेशन को आज की हो गया है, आजकल की जनरेशन को क्या हो गया है, पता नहीं क्या हो गया है। और वो निकल गए, मेरे को ओवरटेक करके निकले, चारों ने रोक ली गाड़ी आगे, ऐसे करके ओवरटेक करके निकले, चारों ने गाड़ी रोक ली आगे, मैं भी रोक ली स्कूटी। उसमें से एक उतर गया, बोला आप ऋतिक सर हो ना, आप ऋतिक सर हो ना सर, सर आप ऋतिक सर हो ना सर, आप फिजिक्स वाला में फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते हो ना, अभी आप यकीन 4.0 पढ़ा रहे हो। मैंने कहा 4.0 के हो तुम? तो कहता नहीं नहीं सर मैं अर्जुना का हूँ, अर्जुना का, लेकिन मैं आप ही से पढ़ता हूँ सर, आप ही से पढ़ता हूँ। मैंने कहाँ जा रहे हो? तो दिवाली की शॉपिंग करने जा रहे हैं सर। तो मैंने कहा होम इतना गंदा क्यों लगवा रखा है, सॉरी सर सॉरी। सेल्फी सर, सेल्फी 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 खिंचानी। एक भी अच्छी जगह, मतलब मैं 3-4, मतलब 2-3 जगह बढ़िया डिनर करने गया, घूमने गया, बर्थडे वाले दिन मस्त गया पार्टी करने, वहां मुझे किसी ने नहीं पहचाना। मेरे को लोग पहचानते गए प्लम्बर की दुकान पे, डेयरी पे, स्कूटी पे। जब अपन तैयार हो जाते, जब अपन चाहते हैं कि यार कोई पहचान ले, कि हाँ यार कोई तो पहचाने, मजा आ जाए, तब कोई नहीं पहचान रहा है। एम्बेरसिंग सिचुएशन है, लोग पहचान ले रहे हैं अपने को। अलग नाटक है यार। चलिए जी, दूसरा, टू फाइंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 होती है, वो तो हर कंसंट्रेशन पे पूरा पूरा टूटता है, उसको तो टेंशन होती नहीं है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसकी जिंदगी में तो कोई टेंशन होती नहीं है, क्योंकि वो तो पूरा पूरा टूटता है, उसकी जिंदगी में तो कोई गम है नहीं, क्योंकि वो तो पूरा पूरा टूट रहा है। लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो पूरा पूरा नहीं टूटता। और आपको पता है कंडक्टेंस कौन दिखाता है? कंडक्टेंस वो इलेक्ट्रोलाइट दिखाता है जो डिसोसिएट हो जाता है, जो आयंस में डिसोसिएट होता है। कंडक्टेंस किसकी होती है? आयंस की तो होती है। कंडक्टेंस किसकी होती है? आयंस की तो होती है। तो आयंस की जब कंडक्टेंस होती है तो भैया आयंस की जो कंडक्टेंस है, जैसे कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, लेट अस से मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट है ए बी, ये टूट रहा है ए प्लस प्लस बी माइनस में। अभी मान लीजिए इसकी कंसंट्रेशन सी है, तो ये सी में से कितना टूटेगा? सिल्पा। ये कितना बनेगा? सिल्पा। ये कितना बनेगा? सिल्पा। यानी जो कंडक्टेंस होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर डिपेंड करेगी। अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आयंस उतने ज्यादा बनेंगे, और अल्फा की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी आयंस उतने ज्यादा बनेंगे, कंडक्टेंस भी उतनी ज्यादा होगी। तो यार यानी कि मैं आपसे कह सकता हूं कि मोलर कंडक्टेंस जो होती है वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के प्रोपोर्शनल होती है, क्योंकि कंडक्टेंस कब ज्यादा होगी? जब आयंस ज्यादा होंगे, और आयंस कब ज्यादा होंगे? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। आयंस कब ज्यादा होंगे? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। आयंस कब ज्यादा होंगे? जब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगी। तो एट कंसंट्रेशन सी, एट कंसंट्रेशन सी, कंसंट्रेशन सी पर कंडक्टेंस कितनी होगी? लैम्डा एम। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितनी होगी? अल्फा। अल्फा के प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन अगर मैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ले जाऊं, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अगर मैं ले जाऊं, तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर अल्फा कितना होता है? 1। अभी तो मैक्सिमम कंडक्टेंस आती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है? जैसे जैसे कंडक्टेंस, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम होती जाती है, आप जानते हैं क्यों? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर क्या होता है भाई? आप जानते हैं कि अल्फा और सी का क्या रिलेशन होता है? अल्फा और सी का रिलेशन ये होता है, जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन कम करते जाएंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ती जाएगी। कंसंट्रेशन मिनिमम कब होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मैक्सिमम कब होगी? इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर। और मैक्सिमम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो कितनी सकती है? 1। अल्फा इज मैक्सिमम 1 या फिर 100%। तो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर, इनफाइनाइट
डाइल्यूशन पर लैम्डा एम इनफाइनाइट, कंडक्टेंस कितनी होगी लैम्डा एम इनफाइनाइट इज प्रोपोर्शनल टू 1, क्योंकि इस समय अल्फा कितनी होगी 1 होगी। किसी भी कंसंट्रेशन पर अल्फा कितनी होगी अल्फा होगी। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंसंट्रेशन मिनिमम होगी तो अल्फा अपनी मैक्सिमा को टच करेगी। अल्फा की मैक्सिमा कितनी है, अल्फा की मैक्सिमा 1 है। अल्फा 1 से ज्यादा 100% से ज्यादा तो हो नहीं सकती, पूरा पूरा डिसोसिएट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट। तो अगर मैं यहां से इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो अल्फा बराबर कितना निकल आएगा, अल्फा बराबर निकल आएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। अल्फा बराबर निकल आएगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ठीक है, लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट, जहां पर लैम्डा एम क्या होती है, लैम्डा एम होती है मोलर कंडक्टेंस। जहां पर लैम्डा एम क्या होती है, जहां पर लैम्डा एम होती है मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी। और लैम्डा एम इनफाइनाइट क्या होती है, लैम्डा एम इनफाइनाइट होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस, जो कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर निकलती है। और ये चीज कोलराउस लॉ से निकाली जाएगी। दिस थिंग विल बी कैलकुलेटेड बाई कोलराउस लॉ, दिस थिंग इज कैलकुलेटेड बाई कोलराउस लॉ, लैम्डा एम इनफाइनाइट। तो आप लैम्डा एम इनफाइनाइट की वैल्यू से अल्फा भी निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन है, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, सीधा सीधा इक्वेशन है। आप इससे लैम्डा एम इनफाइनाइट भी निकाल सकते। बस इस इक्वेशन से क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज करना होता है और क्वेश्चन बनते हैं। 3 क्वेश्चन आपको कराता हूं इसके ऊपर, है ना, 3 क्वेश्चन आपको कराता हूं इसके ऊपर। पहला, डिसोसिएशन कांस्टेंट के ए ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड HA कैन बी गिवन एज के बराबर सी लैम्डा एम स्क्वायर ए। सी, हाँ जी बताइए। सर ये क्या है, सर ये है क्या, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के का एक्सप्रेशन कैसे लिख सकते हैं, किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए के का एक्सप्रेशन कैसे लिखा जा सकता है। आज धरती से गगन को। हाँ जी, कैसे करेंगे। के ए बराबर क्या होता है, सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा, यही तो होता है।
जनरल एक्सप्रेशन निकल के आता है वो यही तो होता है। पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। यही तो रहता है। ठीक है, पोस्ट वर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो के ए बराबर अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अल्फा की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये करना था क्या सर? इसको जब आप बहुत मेहनत के साथ सॉल्व करेंगे तो ये निकल आएगा सी लैम्डा एम स्क्वायर, लैम्डा एम इनफाइनाइट, लैम्डा एम इनफाइनाइट माइनस लैम्डा एम। पहला ऑप्शन निकल आएगा, सही ऑप्शन होगा पहला। रिजल्ट होता है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखिए। ये रिजल्ट होता है, इसको डायरेक्ट रिजल्ट की तरह याद रखिए। पेपर में कई बार सीधे सीधे पूछा जा चुका है ये। कट कट। तो कास्ट का प्रयोग हुआ था, सी ऑप्शन पे तुक्का मारा गया था, क्योंकि मेजोरिटी क्वेश्चन में सी ऑप्शन ही ठीक होता है, इसलिए सी ऑप्शन पर तुक्का मार दिया गया था, बिना देखे बिना सोचे बिना समझे। पाक। मोहम्मद असरफ अली कह रहे हैं टॉमिक कब स्टार्ट करोगे? अबे अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो? अभी तो एक लेक्चर और है, इतना काहे टेंशन में हो? अभी तो एक लेक्चर और है। डाउट अब देखेंगे, अगले लेक्चर में देखेंगे डाउट, यार पढ़ाने दो। मेरा डाउट वो एक नया निकाल के लाया कर डाउट। 12:40 पे देखेंगे, चलो डाउट, है ना? 12:40 से लेके 12:50 तक डाउट देखेंगे, ठीक है? वो एक नया निकाल के लाया कर डाउट, किसी तरीके से टाइम पास हो। ये तो काटे चला जा रहा, काटे चला जा रहा है, ये तो काटे चला जा रहा है। इसको किसी तरीके से रोको, कोई तो रोको इसे, फिर अलाउ डाउट ही पूछे, वरना तो ऐसे ही काटता रहेगा। pH of 10 to the power minus 3 MHCN is 6 if lambda infinite of HCN is 600. Find lambda m of करो ए ए ए ए कट। लाउड आउट देखें। मेरा नाम याद रखिए प्लीज। अरे हाँ भाई, याद है तुम्हारा नाम, जाओ। तो एक बार फिर से, एक बार फिर से बेटा, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन वन माइनस अल्फा लिखा, अल्फा की वैल्यू पुट कर दी। अल्फा की वैल्यू क्या बताई हुई है आपको? लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। ये उठाया और ये इसमें डाल दिया, जहां जहां अल्फा था वहां वहां डाल दिया। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, मैंने वो स्टेप्स स्किप कर दिए, डायरेक्ट ये आ जाएगा बस। आपने इस इक्वेशन को इतने बार नेग्लेक्ट करवाया था, हम तो भूल ही गए थे। अरे यही तो मजे की बात है। मेरे यहाँ चारों तरफ छठ सॉन्ग बज रहा है, क्या करूं? हाउ टू ब्रेक अ सॉल्ट, हिना जाफरी। हाउ टू ब्रेक अ सॉल्ट, बता दूंगा, चलो क्लास के एंड में बता दूंगा, आज ही क्लास के एंड में बता दूंगा। सॉल्ट वैसे तो बहुत ही मतलब ब्रिटल होता है ना? सॉल्ट लिया, जमीन पे फेंकेंगे अपने आप टूट जाएगा, लेकिन मुझे पता तुम वो नहीं पूछ रही हो। हाउ टू ब्रेक अ सॉल्ट, बता दूंगा।
बता दूंगा, सोचना पड़ेगा मुझे उस तरीका इसका, बताता हूँ। लेट मी थिंक। ए ए ए ए कटा, कटा कि नहीं कटा, आओ देखें कटा। pH ऑफ 10⁻³ मोलर इज लैम्डा एम इनफाइनाइट दे रखा है। अब मुझे फॉर्मूला पता है, अल्फा बराबर होता है लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। मुझे लैम्डा एम निकालना है, लैम्डा एम इनफाइनाइट उसने मेरे को दे रखा है। मुझे किसी तरीके से अल्फा मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, जिंदगी हंकी डोरी हो जाए, अगर अल्फा मिल जाए मेरा काम हो जाए। अल्फा के लिए उसने मुझे पीएच दे रखी है, पीएच दे रखी है, पीएच बराबर दे रखी है उसने 6, छक्का। तो अगर पीएच है छक्का तो एच प्लस कितना होगा, 10⁻⁻, छक्का, ये आप आयनिक से जानते हैं। अब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस ऑफ वीक मोनोबेसिक एसिड, एक वीक मोनोबेसिक एसिड कितनी एच प्लस निकाल के देता है, शिल्पा? डेरिवेशन से याद होगा आपको, वीक मोनोबेसिक एसिड का डेरिवेशन सी माइनस शिल्पा, शिल्पा शिल्पा, एच प्लस कितना देता है शिल्पा? तो एच प्लस की कंसंट्रेशन कितनी हुई शिल्पा? 10⁻⁻, छक्का बराबर 10⁻³ अल्फा, अल्फा बराबर निकल आया 10⁻³ अपॉन 10⁻⁶, 10⁻⁻3, उल्टा लिख दिया भाई साहब, 10⁻⁻6 अपॉन 10⁻⁻3, 10⁻⁻3, अल्फा निकल आया। ये अल्फा उठा के यहां डाल दो, लैम्डा एम तुम्हें निकालना है, तो लैम्डा एम बराबर कितना होगा, 600 इंटू 10⁻⁻3, 0.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, 0.6 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। 30% लोगों ने सही किया, सी ऑप्शन पे तुक्का लगा था। सी ऑप्शन पे लोग रैंडमली तुक्का लगा देते हैं, कहते सी ऑप्शन तो ठीक ही होगा। अरे अरे बस, अब अभी कहां से बस, अरे दीदी, अरे दीदी 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 दीदी, इतनी जल्दी कहां बस दीदी, अभी तो कहां बस। अभी कहां बस, अरे नहीं यार, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और, एक और। At infinite dilution, lambda m infinite of CH3CO minus is equal to 40 and lambda m infinite of H plus is 360 Simon centimeter square of mole inverse, ठीक है। if lambda m of 10⁻³ molar पचास पॉइंट Ka of CH3COH, A 1 into 10⁻³ 1.56 into 10⁻⁵, 1 into 10⁻⁵, nota, नोटा 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 लोटा लोटा करो बेटा।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है जूस वाले की दुकान, और उससे हम जाके कहते हैं जूस पिला दो मौसम्बी का। हाँ जी, आइए करें। अल्फा निकालना पड़ेगा आपको सबसे पहले। के ए निकालने के लिए अल्फा निकालना पड़ेगा। के ए पूछा है उसने आपसे, अल्फा निकालना पड़ेगा। 2012 का पीवाई क्यू वही एम्स 2012 में आया था, ठीक है ना। आज तक के मेडिकल एग्जाम के इतिहास का सबसे फाड़ू न्यूमेरिकल है ये, ठीक है ना। आज तक के मेडिकल इतिहास का सबसे फाड़ू न्यूमेरिकल है ये, इससे फाड़ू न्यूमेरिकल कभी नहीं बना। एम्स 2012 में आया था ये क्वेश्चन। क्या है इस क्वेश्चन के अंदर देखिए, आपको अल्फा निकालना पड़ेगा। अल्फा होगा लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम इनफाइनाइट। CH3COH का है तो उसकी लैम्डा एम तो उसने आपको दे रखी है। लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH आपको निकालना पड़ेगा। CH3COH कैसे टूटता है बाबू, लैम्डा एम इनफाइनाइट ऑफ CH3COH ठीक है। कितना आ गया ये, 360 प्लस 40 400, ठीक है। लैम्डा एम इनफाइनाइट निकल आया, लैम्डा एम इनफाइनाइट निकल आया। अब अल्फा बराबर 50/400, 1/8, और के ए बराबर आप लगा देते हैं सी अल्फा स्क्वायर, जिसमें कि आप सी की वैल्यू लगाते हैं 10⁻³ और अल्फा की वैल्यू आप लगाते हैं 1/8 का स्क्वायर, जो निकल के आएगा 1.56 इंटू 10⁻⁵। और आप बी ऑप्शन टिक मार देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। और आप बी ऑप्शन को टिक मार देंगे और आप बड़ी खुशी खुशी घर चले आएंगे। और घर आके आपको पता लगेगा, है ना, घर जाके आप खुशी खुशी बोलेंगे घर वालों से जूस पिला दो मौसम्बी का, थक गए हैं, पेपर दे के आए हैं। फिर आंसर की आएगी शाम को, और जब आंसर की आएगी शाम को तो आपको पता लगेगा जिस क्वेश्चन पे आप श्योर शॉट +4 मान के चल रहे थे उसमें तो आपका गंदा कट गया। क्यों कट गया, क्यों कट गया? क्योंकि अगर इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिखूं तो ये 12.5% है। और जब अल्फा 10% से कम होता है तब के ए बराबर सी अल्फा स्क्वायर होता है। और जब अल्फा 10% से ज्यादा होता है तो नीचे वाला 1 माइनस अल्फा नेग्लेक्ट नहीं होता। कटा ये फॉर्मूला लगेगा इस क्वेश्चन में। आपके मेडिकल के एग्जाम के इतिहास में केवल यही इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जो एक ही बार आया है, केवल एक बार आया है। ये क्वेश्चन केवल एक बार आया है जिसमें ऐसे करके काटा गया है 1/8 का होल स्क्वायर 1 माइनस 1/8। आंसर क्या आएगा वो तुम अपने आप निकाल लेना, लेकिन इनमें से कोई भी मैच नहीं करेगा, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। तो सही आंसर होगा डी ऑप्शन। बी और डी पर बराबर बराबर के तुक्के लगे थे, बी और डी पर बराबर बराबर के तुक्के लगे थे। अनुष्का यादव कह रही रैपिड 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 रैपिड। पहले रिपीट की स्पेलिंग ठीक करो फिर करूंगा, पहले रिपीट की स्पेलिंग ठीक करो फिर करूंगा। हट गया ना? अच्छा ए ए करेक्ट है आपका तो बहुत खुशी की बात है। अगर आपका करेक्ट है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपका ऑप्शन करेक्ट है बहुत खुशी की बात है, कोई टेंशन है ही नहीं। अगर आपका करेक्ट है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है बेटा। इसमें रिपीट कुछ नहीं है, इसमें रिपीट सिंपल सा ही है कि सबसे पहले मैंने लैम्डा एम इनफाइनाइट निकाला CH3COH का, वो कितना निकल के आया, वो निकल के आया 400, ठीक है, वो निकल के आया 400। अब फिर मैंने अल्फा निकाला, वो निकल के आई 12.5%। तो आपको आयनिक में बताया था जब अल्फा 10% से कम होती है तब आप सी अल्फा स्क्वायर लिख सकते हो।
10% से ज्यादा होती है तो आप सी अल्फा स्क्वायर ओवर 1 माइनस अल्फा लिखते हो, पूरा पूरा लिखना पड़ता है, आप छोड़ नहीं सकते, समझे, आप छोड़ नहीं सकते। बस एक क्वेश्चन दे रहा हूं होमवर्क का। अनुष्का डाउट अगली क्लास के एंड में देखूंगा, बताया था तुम्हें यार अनुष्का, क्या कर रही हूँ, डाउट चेक डाउट चेक, अगली क्लास के एंड में देखूंगा, एक क्वेश्चन होमवर्क का लिखने दो ना। अभी जो एमसीक्यू में के का वो कर सकते हो, कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। 7.14 10 टू द पावर माइनस 2, 10 टू द पावर माइनस 2 तो नहीं आएगा, 10 टू द पावर माइनस 2 तो नहीं आएगा। छठ पूजा के लिए लीव कब से मिलेगा, 7 और 8 का लीव रहेगा, 7 और 8 का लीव रहेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा 7 की, उसमें 7 और 8 में एक एक्स्ट्रा रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूं क्या? क्यों? अरे एक क्वेश्चन होमवर्क का लिख लो फिर चले जाना। मोलर कंडक्टेंस ऑफ m/32, m/32 का मतलब होता है 1/32 मोलर इज 8 and at infinite dilution is एक्स्ट्रा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। फाइंड के ऑफ CH3COH, ये होमवर्क में है। एक रिकॉर्डेड लेक्चर में 7 तारीख को डालूंगा, ठीक है। हालांकि वो लेक्चर जो है वो आपके लिए इमीडिएटली रिक्वायर्ड नहीं होगा, है ना। एक रिकॉर्डेड लेक्चर में 7 तारीख को डाल दूंगा। वो लेक्चर बैटरी का लेक्चर है, पुराना लेक्चर है मेरा, 1 घंटे 20 मिनट का लेक्चर है, छोटा सा, और वो इमीडिएटली रिक्वायर्ड भी नहीं है ना। मतलब वो ऐसा भी नहीं कि इमीडिएटली रिक्वायर्ड है कि वो तुम्हें तुरंत ही देखना है या उससे पेपर में क्वेश्चन आ रहा है, नहीं। लेकिन बैटरी वाला जो पोर्शन है ना वो अपने को पढ़ना तो है ही, तो वो लेक्चर में डाल दूंगा आराम से, जब तुम्हारा मन हो, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब देख लेना, जब मन हो तब देख लेना। ऐसा कोई लेक्चर नहीं होगा कि बिल्कुल सिलेबस से जुड़ा हुआ लेक्चर है कि भाई बिल्कुल इससे करंट पोर्शन आ ही रहा है कि इसको हम लिंक करेंगे, या सिलेबस सिलेबस का नहीं होगा। बस एक लेक्चर है, डलना है डल जाएगा, काम है वो डलना है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वो पूरा हो जाएगा, फोल्डर पूरा हो जाएगा। तो एक लेक्चर में 7 तारीख को रिकॉर्डेड डलवा दूंगा, बस बात खत्म। उसको तुम्हारा जब मन करे तब तुम देख लेना, जब भी तुम्हारा मन करे, वेनेवर उसे वॉच कर लेना, ठीक है। चलो जाओ खाना वाना खा लो, 1:15 बजे मिलते हैं फिर से, 1:15 बजे मिलते हैं फिर से, ठीक है ना। 1:15 फिर से मिलते हैं, 1:15 से लेके 3 बजे तक पढ़ाऊंगा, और 3 से लेके 3:20 तक 15 3 15 3:20 तक डाउट्स देखूंगा, ठीक है। तो 3 बजे छुट्टी कर दूंगा मैं, ओके। तो चलो मैं भी कुछ खा पी लेता हूँ, तुम भी कुछ खा पी लो, मिलते हैं फिर 1:15 पे, बताते हैं फिर, ओके।